हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम BHDC 134 जिसका नाम हिंदी गद्य साहित्य है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड एक का नाम है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। सबसे पहले हम इकाई 1 को देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी गद्य का विकास। तो अब हम अपनी जो यूनिट है इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ना काफ़ी पुराना है। तो ऐसा मानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसे 4 भागों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आपने ये पढ़ा ही होगा। ठीक है। आपने आदिकाल के बारे में, भक्तिकाल, रीतिकाल के बारे में पढ़ा ही होगा अच्छे से। इस वीडियो में हम आधुनिक काल में जो हिंदी गद्य का विकास हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ था वो आधुनिक काल में हुआ था। और हिंदी गद्य के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। ठीक है। ये 2 साहित्यकार हैं जिनका हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी गद्य के विकास के कारण। तो कई कारण रहे थे हिंदी गद्य के विकास के। सबसे पहला कारण है ईसाई मिशनरियाँ। ठीक है। ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था? हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं सदी में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो उसके प्रचारक थे उन्होंने हिंदी गद्य में अनेक पुस्तकें तैयार की थी। और इस प्रकार क्या हुआ था? उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। तो ईसाई के जो धर्म प्रचारक थे उनको ना अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था हमारे देश के अंदर। ठीक है। अब वो अंग्रेजी में तो कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे भारत में क्या था? अंग्रेजी भाषा तो थी नहीं, किसी को पढ़ना नहीं आता था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? हिंदी गद्य के अंदर अपनी जो ईसाई धर्म की जो पुस्तकें थीं उनको हिंदी में अनुवाद करवाया, हिंदी गद्य में वो पुस्तकें करवाईं। ठीक है। और इसी तरह से क्या हुआ? हिंदी गद्य के विकास में उनका योगदान रहा। धर्म प्रचार के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनता की भाषा का प्रयोग किया। ठीक है। जैसे कि समाज में जो समाज था उसके अंदर किस भाषा में बात की जाती थी, जनता की जो भाषा थी उसमें उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। ठीक है। यानी कि हिंदी गद्य में, हिंदी खड़ी बोली में। और हिंदी गद्य में जहाँ ईसाई धर्म के प्रचार को गति मिली वहीं हिंदी गद्य के विकास में भी सहायता मिली। और इसी से क्या हुआ? हिंदी गद्य में जब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया तो उससे उनके धर्म के प्रचार प्रसार को भी गति मिली। ठीक है। उनका धर्म भी जो क्या था, बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, फैला हमारे देश के अंदर। और इसी तरह क्या हुआ? हिंदी गद्य जो था, हमारा जो हिंदी गद्य था उसके भी क्या कहते हैं विकास में सहायता मिली। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा कारण है वो है नवीन आविष्कार। ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए मुद्रण, यातायात और संचार के नए साधनों का प्रयोग किया। मुद्रण के विकास के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हो सका। यातायात के साधनों ने इन पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को अन्य शहरों में पहुंचाना आरंभ कर दिया। इससे गद्य लेखन का भी विस्तार होता गया। नवीन आविष्कार कौन कौन से किए थे? जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए क्या किया था? नए नए आविष्कार किए। जैसे कि उन्होंने मुद्रण प्रणाली लेकर आए, ठीक है, यातायात लेकर आए, संचार के नए नए साधन लेकर आए। ठीक है। ये कुछ नवीन आविष्कार थे जो अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए थे। अब इसका जो फायदा था वो भारतीय जनता को भी हुआ। वो किस तरह से हुआ? मुद्रण का विकास जो आया, मुद्रण प्रणाली जो आई, उससे क्या हुआ
काफ़ी बड़ी संख्या में क्या है, विभिन्न भाषाओं में जो पत्र पत्रिकाएं थी वो प्रकाशन होने लगी थी। और यातायात का जो साधन लेकर आए थे अंग्रेज भारत में, उनसे क्या हुआ, जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी वो और जो पुस्तकें छपती थी वो अन्य शहरों में भी पहुंचने लगी। ठीक है, उन वो दूसरे शहरों में भी बहुत आसानी से पहुंचने लगी, जिससे क्या हुआ, हिंदी गद्य लेखन का विस्तार होता चला गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा कारण है शिक्षा का विस्तार। तो 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इससे पहले भारत में शिक्षा संस्कृत तथा फारसी भाषा में दी जाती थी। राजा राममोहन राय ने भी अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, क्योंकि वे मानते थे कि संस्कृत तथा फारसी भाषा से भारत नए युग में प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा कारण था हमारा शिक्षा विस्तार। ठीक है, तो 1835 में क्या हुआ था, अंग्रेजी भाषा को क्या था, शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। लेकिन 1835 से पहले की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर शिक्षा सिर्फ दो भाषाओं में दी जाती थी। एक तो थी संस्कृत जो हमारी प्राचीन भाषा है, और दूसरा था फारसी भाषा, जो जब मुगल आए थे हमारे देश में तब से फारसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी थी। तो दो भाषाओं में हमें शिक्षा मिल रही थी, संस्कृत और फारसी भाषा में। अंग्रेजों के आने के बाद जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी हो चुका था, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान होने लगी थी। तो जो राजा राममोहन राय थे वो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, क्योंकि वो मानते थे कि संस्कृत और फारसी भाषा से क्या है, जो भारत है वो नए युग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। और इसी के साथ क्या था कि हिंदी जो भाषा थी, हमारी जो हिंदी भाषा थी उसका भी काफ़ी विस्तार हुआ था। कैसे कि 1803 में क्या है, हिंदी उर्दू की पढ़ाई जो थी वो शुरू कर दी गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी ये। 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसके अंदर भी हिंदी अध्ययन कराया जाता था। 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, इन संस्थाओं ने हिंदी गद्य में अच्छे अच्छे ग्रंथ तैयार करवाए, जिससे हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त सहायता मिली। ये जो संस्थाएं बनाई गई थी अलग अलग, इन संस्थाओं में क्या होता था, हिंदी के अंदर हिंदी भाषा में ग्रंथ तैयार किए जाते थे, लेख तैयार किए जाते, गद्य लिखा जाता था। तो इसी से क्या हुआ था, हिंदी गद्य के विकास को सहायता मिली। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला कारण है वो है समाज सुधारक आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी में भारत में कई समाज सुधारक आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों ने भी हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना जगाना। ठीक है, समाज सुधारक आंदोलन हुए, तो इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो क्या था कि भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना था और जनता को अपने देश और धर्म के प्रति जगाना था। ठीक है, ये जो कार्य था वो समाज सुधारक आंदोलन का था, और इससे भी क्या हुआ था, हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली थी हमें। अगला है हमारा भारतेंदु युग, क्योंकि जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई उसका जो पहला युग है उसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग का जो नाम था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि भारतेंदु जी ने ही गद्य लेखन परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहले जो गद्य लेखन लिखा गया वो भारतेंदु जी के द्वारा ही लिखा गया था, और इसीलिए हम आधुनिक युग से मानते हैं कि हिंदी गद्य का विकास हुआ। हिंदी गद्य जब लिखा गया वो आधुनिक काल में लिखा गया, और आधुनिक काल का पहला युग कौन सा था, भारतेंदु युग। ठीक है, आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। इस समय हिंदी गद्य की सर्वांगीण प्रगति हुई व उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवन आदि विधाओं में मौलिक रचनाएं लिखी गईं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीताराम, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युगीन कवि हैं।
ठीक है, ये जो मैंने अभी कवियों के नाम लिए, ये कौन है? भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। ठीक है, भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन कौन सी थी? राष्ट्र प्रेम, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, गद्य व अन्य विधाओं का विकास, ब्रज व खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। ठीक है, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं, और इसका समय क्या है? 1900 से लेकर 1920 तक। ठीक, भारतेंदु युग के बाद का युग द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही रखा गया है। ये खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक व महत्वपूर्ण कवि थे। द्विवेदी को आचार्य की उपाधि मिली थी, जो पहले साहित्यकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त आदि जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के दो महाकाव्य हैं, सुमन व पथिक। ठीक है, ये दो महाकाव्य हैं द्विवेदी युग के, जो द्विवेदी युग में लिखे गए। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने, चाहे वे गद्य की रचना कर रहे हों या पद्य की, सभी में युगानुरूप साहित्य की रचना की। द्विवेदी युग की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो है खड़ी बोली काव्य की भाषा। ठीक है, मतलब कि जो काव्य लिखा जाने लगा था वो अब खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाने लगा था, लेकिन इससे पहले जो काव्य लिखा जाता था वो केवल ब्रज और अवधि में लिखा जाता था। और द्विवेदी युग के अंदर क्या हुआ था? खड़ी बोली जो थी वो काव्य की भाषा बन चुकी थी। नीति व आदर्श पर काव्य लिखे गए, हास्य व्यंग काव्य लिखे गए, सामान्य मानवता की बात की गई इनके काव्यों में, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, प्रकृति चित्रण व छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है इनके काव्यों में। ये थी इनके काव्य की विशेषताएं। आई होप आपको इकाई 1 समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आपको वो समझा दूंगी। यहाँ पर हमारी इकाई 1 जो है वो खत्म होती है। अब हम आगे इकाई 2 को देखेंगे। ठीक है, तो इकाई 2 है हमारी हिंदी गद्य की विविध विधाएं। जो हिंदी गद्य है उसकी विविध विधाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिंदी गद्य जो है उसकी ना कई सारी विधाएं हैं, अनेक विधाएं हैं, जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, इसके अलावा है संस्मरण हो गया। ठीक है, यात्रा वृतांत हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, डायरी हो गया। ये भी क्या है? ये भी अन्य जो गद्य की विधाएं ही हैं, ये भी गद्य की विधाएं हैं। ठीक है, अब ये जो हर एक विधा है वो ना अलग प्रकार का लेखन की मांग करती है। लिखने का तरीका जो है हर विधा का वो अलग होता है। ठीक है, और इनकी शैली भी जो होती है वो भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है, भिन्न होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक की, कि नाटक क्या है। ठीक है, नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी भी नाटक में तत्वों का होना अनिवार्य है, जैसे जो इस प्रकार है: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या परिवेश, संवाद और भाषा शैली, उद्देश्य या प्रतिपाद्य, अभिनेता। और नाटक का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है? रेडियो नाटक, टेलीविजन नाटक, नुक्कड़ नाटक और एकांकी नाटक। अब जो नाटक है वो काफ़ी पुरानी विधा है। ठीक है, और नाटक इसके अंदर आता है, दृश्य काव्य के अंदर आता है, कि हम उसे ना आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और नाटक के कुछ तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों के द्वारा क्या है एक नाटक लिखा जाता है। वो तत्व कौन कौन से? कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण की बात करते हैं जिसके अंदर हम देश काल या परिवेश, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य या फिर हम प्रतिपाद्य कह सकते हैं, और अभिनेता। अभिनेता भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी नाटक को रचने के लिए। ठीक है, तो अब जो नाटक है उसका वर्गीकरण किया गया है किस तरह से? रेडियो नाटक होता है, टेलीविजन नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक होता है, एकांकी नाटक होता है। रेडियो नाटक की अगर हम बात करें तो वो श्रव्य विधा है एक। ठीक है, उसे हम रेडियो नाटक को सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, और टेलीविजन नाटक है उसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इनकी भी ना अलग अलग विशेषताएं होती हैं। नुक्कड़ नाटक की अलग होगी, एकांकी नाटक की अलग होगी, रेडियो नाटक, टेलीविजन नाटक, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं उपन्यास की। साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा जो है वो उपन्यास है। उपन्यास में मानव जीवन का व्यापक चित्रण किया जा सकता है। उपन्यास विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से पूर्व ही हो चुका था।
उपन्यास के तत्व कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य हैं। तो जो उपन्यास है, ठीक है, वो साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा रही है और ऐसा मानते हैं कि उपन्यास विधा का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से पहले ही हो चुका था। ठीक है, और उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य। अब हम बात करते हैं कहानी की। उपन्यास की तरह कहानी भी एक लोकप्रिय विधा है। आधुनिक हिंदी कहानी पर पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है। कहानी आकार में छोटी होती है। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य। इसके बाद हम बात करते हैं लघु कथा की। तो गद्य साहित्य के अनेक रूपों में लघु कथा भी एक है। ठीक है, लघु कथा आकार में कहानी से भी छोटी होती है। लघु कथा हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है। लघु कथा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, जो लघु कथा होती है वो हम शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसी का अगर हम बोले हिंदी में तो वो लघु कथा कहलाती है। और जो लघु कथा होती है वो कहानी का जो आकार होता है ना उससे भी काफ़ी छोटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं निबंध की। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सवार कर जीना। वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधकर प्रस्तुत किए जाता है उसे निबंध कहते हैं। ठीक है, निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं? लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव, वैचारिक और भावात्मक आधार और भाषा शैली। ठीक है, निबंध क्या होता है? निबंध से आपको समझ में आ रहा होगा किसी चीज का बंध जाना। ठीक है, तो वो ग्रंथ जिसके अंदर जो विचार होते हैं उनको हम एक तरह से बांध कर प्रस्तुत करते हैं ना, उसे हम निबंध कहते हैं। अब निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं कि उसके अंदर हमें लेखक के व्यक्तित्व का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और वैचारिक और भावात्मक आधार देखने को मिलते हैं निबंध के अंदर, और उसकी भाषा शैली देखने को मिलती है। अब निबंध के प्रमुख भेद होते हैं। मतलब निबंध ना अलग अलग तरह से लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? वर्णात्मक निबंध होते हैं, ठीक है, विवरणात्मक निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंध होते हैं, भावनात्मक निबंध होते हैं। ये 4 तरह के निबंध हैं। ठीक है, ये भेद है निबंधों के। इन तरह के हमें निबंध देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आलोचना की। किसी रचना का विवेचन तथा मूल्यांकन ही समालोचना है। इसमें रचनाकार की रचना का परीक्षण किया जाता है। आलोचना रचना के गुण दोषों को निष्पक्ष रूप से प्रकट करता है। आलोचना के गुण निष्पक्षता, तर्कपूर्ण, सम्मति, विवेचन, विश्लेष्य होते हैं। देखो, अब जो कोई आलोचना होती है, आलोचना क्या होती है कि उसके अंदर कोई भी अगर किसी रचनाकार ने कोई रचना की है, अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा? वो उसका परीक्षण करेगा कि उसने इसके अंदर उसके गुण के बारे में भी बताएगा, उसके रचनाओं के गुण के बारे में भी बताएगा कि उसके अंदर ये अच्छी बातें की गई हैं, और उस रचना में अगर कुछ कोई दोष दिखाई देता है तो उनको भी बताएगा। ठीक है, अब केवल ये नहीं है कि आलोचना करना है तो उसके अंदर से बुराइयां वो निकाल कर रख दे कि भाई ये चीज़ें जो हैं उसको उसमें गलत लिखी गई है। नहीं, आलोचना के अंदर हम कटाक्ष करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम गुण और दोष दोनों को मिलाकर बताते हैं, तो निष्पक्ष रूप से रखते हैं। हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई रचनाकार है, अगर मुझे वो रचनाकार पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी किसी रचना को उठाकर आलोचना लिख दूंगी और आलोचना में मैं सिर्फ उसके रचना के सिर्फ दोषों के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। आलोचना लिखी जाती है जिसके अंदर उसके गुण भी बताए जाएं, और अगर उसकी रचना में कुछ दोष है तो उनको भी बताया जाए। ये होती है आलोचना। ठीक है, तो आलोचना के प्रकार होते हैं। आलोचना जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा होता है व्यवहारिक आलोचना। ठीक है, आई होप आपको आलोचना समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा समझाने की। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगी इसको। इसके बाद जो अगली विधा है वो है रेखाचित्र। ठीक है, जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए तो उसे रेखाचित्र कहते हैं।
यह हिंदी साहित्य की नवीन विधा है। अब रेखा चित्र क्या होता है? जब कोई लेखक होता है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, किसी स्थान या किसी वस्तु का वर्णन कर रहा है अपनी रचना के अंदर, और वैसा ही कर रहा है जैसा उसने देखा था, और जो जो उसने वर्णन किया है, और जो पाठक है जब उस रचना को पढ़ रहा है तो उसे ना उसके सामने ना एक वही चित्र बन के तैयार हो जाए जैसा लेखक ने लिखा है, तो उसे कहते हैं रेखा चित्र। ठीक है, और ये जो है हिंदी साहित्य की नवीन विधा है। ठीक है, इसके बाद है अगली विधा है, वो है संस्मरण। जब लेखक किसी व्यक्ति या स्थान के संबंध में बीती घटना का स्मरण कर उसका वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। यह भी नवीन विधा है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि कोई लेखक है, ठीक है, वो किसी स्थान पर गया घूमने के लिए और वहाँ पर कोई घटना घट जाती है उसके सामने, उसके साथ ही में, ठीक है, उसके सामने कोई घटना घट जाती है उसी स्थान पर जिसका उससे संबंध हो, मतलब उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। अब वो उन चीज़ को ना याद कर रहा है और लिख रहा है कि जब मैं वहाँ गया था इस स्थान पर, वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया था। वो उस चीज़ के बारे में पूरा वर्णन कर रहा है अपनी लेख के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? संस्मरण, क्योंकि वो उस चीज़ को याद करके उस चीज़ को, जो घटना घटित हुई थी उसके सामने या उसके साथ, उसको स्मरण कर रहा है और उसको लिख रहा है, तो वो कहलाता है संस्मरण। ठीक है, इसके बाद आता है आत्मकथा। तो आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन पर लिखी गई कथा होती है। आत्मकथा अपने जीवन काल में ही लिखता है। अब आत्मकथा से आप समझ ही रहे हो, आत्मकथा मतलब खुद की कथा आप जब लिखते हैं। ठीक है, तो जो आत्मकथा होती है वो कोई लेखक होता है, जब वो अपनी ही जीवनी खुद अपने हाथों से लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवनी की। जीवनी, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष के जीवन पर लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी का संबंध अन्य व्यक्ति से होता है। अब जो जीवनी होती है वो खुद के ऊपर नहीं लिखी जाती, वो किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है। जब कोई लेखक किसी विशेष व्यक्ति के जीवन के ऊपर लिखेगा तो उसे जीवनी कहेंगे, और वहीं पर अगर कोई लेखक अपने ही जीवन के बारे में लिखेगा तो उसे आत्मकथा कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यात्रा वृत्त की। जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। लेखक जिस स्थान का वर्णन करता है उससे उसका जुड़ाव भी होता है। इसके बाद आता है रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्ट के साहित्यिक एवं कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज कह सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का जो साहित्यिक और कलात्मक जो रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कह सकते हैं। रिपोर्टाज का उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं होता बल्कि आपदाओं के प्रति जागरूक कराना भी होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में उसे समझाऊँ अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि और भी वीडियोस हैं, और भी सब्जेक्ट की वीडियो हैं जो हमने बनाई हुई हैं। उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार चेक कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।